हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को जैसे पता है हमने क्लास 10 आईसीएसई हिस्ट्री की चैप्टर 1 स्टार्ट करा था। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस चैप्टर में हमने अब तक अपना पार्ट 1 में देखा था कि हमारे जो वॉर थे उसके कई सारे कॉजेस पड़े थे कि हमारे जो ये वॉर हुआ था फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर 1857 में क्यों हुआ था। हमने इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखी थी कि इसके कारण क्या थे, कॉजेस क्या थे। हमने पॉलिटिकल कॉज पढ़ा था और फिर इसका हमने क्या पढ़ा था, हमारे सोशल कॉज पढ़े थे। अब हमारे इसके बाद हमने मिलिट्री कॉज पढ़े थे। हमने क्या करा था वहाँ पे पार्ट 1 में क्लियर कर लिए थे सारे कंसेप्ट। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता हूँ, हम उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर है पार्ट 2 में, अब हमारा ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है कि अब इसके इमीडिएट कॉज क्या होते हैं। जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाते जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी आज़ादी के लिए 1857 में, अब उसके कुछ इमीडिएट कॉज थे। मतलब अब जो वो वाले कॉज थे ना, जो हमने अभी मिलिट्री कॉज, सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज देखे थे, वो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या करता असर डाला था कि जो वॉर था अपने चरम पे आ जाए। बट कुछ ऐसे इमीडिएट कारण थे, मतलब ऐसे थे कि जिनसे तुरंत जो बातें हुई थी, जो तुरंत जो जिनकी वजह से तुरंत अफेक्ट पड़ा था इस वॉर पे। तो अब वो वाले कारणों को पढ़ेंगे हम, जिसको हम क्या बोलेंगे, इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज, ठीक है। सबसे पहले व्हेन ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ न्यू एनफील्ड राइफल। अब जो इमीडिएट कॉज था उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करी थी, एक नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी थी, जिसमें द लोडिंग ऑफ राइफल विद कार्टेज इन्वॉल्व बिटिंग द टॉप ऑफ ग्रीस्ड पेपर विद द टीथ। अब देखो पहले के समय में क्या होती थी, कई सारी बड़ी बड़ी क्या होती थी, बंदूकें होती थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करी, एक न्यू इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी अपने ट्रूप्स के लिए, जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उनके जो सैनिक थे उनके लिए। ठीक है, अब इसमें एक र्यूमर फैला था, ये एक अफवाह थी खाली, ठीक है, कि जो हमारे उसमें गोलियां लोड होती थी ना, जो उसका कार्टेज का एक बॉक्स होता था जिसमें कई सारी गोलियां होती थी। अब जो उसका एक ऊपर से जो ढक्कन होता था खोलने के लिए, जो इसका ग्रीस पेपर से बना हुआ था, वो अब उसमें ये बोला गया कि जो काऊ और हमारे जो पिग होता है उसके लिए क्या है, उसके फैट से बना है, उसकी चर्बी से बना हुआ है। अब वो क्या करना पड़ता था, आपको अपने मुंह से कर वो खींच के क्या करना पड़ता था, उसे खोलना पड़ता था। अब जो हमारे हिंदू लोग होते थे उनके यहाँ गाय को क्या माना जाता है, बहुत ज़्यादा सैक्रिड माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो अब वो उस पर बहुत ज़्यादा उनको क्या हुआ कि धार्मिक भावनाओं को क्या हुआ, हर्ट हुआ। और जो मुस्लिम होते थे उनका वो अपवित्र माना जाता था जो पिग होता था। ठीक है, एक रूमर फैलाया गया भारतीय सैनिकों में। ठीक है, अब द ग्रीस हैड फैट ऑफ काउ, जो ग्रीस पेपर उसमें क्या है, किससे बना है, काउ और पिग के फैट से। फॉर हिंदू काउ इज अ सैक्रेड, हिंदू के लिए काउ क्या होती थी, सैक्रेड होती थी। मुस्लिम्स के लिए जो पिग था वो क्या था, टैबू, वो पवित्र माना जाता था उसमें। दे रिफ्यूज टू यूज दिस कार्टेज एंड रिवॉल्टेड। अब भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम इन कार्टेज को क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। अब सही बात है कि हम इसको यूज क्यों करें जबरदस्ती, और उसी के चक्कर में क्या हुआ, एक रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, जानेंगे आगे। अब इसी समय से अब क्या स्टार्ट होती है हमारी, बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग। अब बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग का मतलब क्या है, अब हमारा जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई, अब यहाँ से मानी जाती है। जो असली चीज है कि यहाँ से क्या हुआ, आपका स्टार्ट हुआ, यहीं पे आपको पहले अपने क्रांति मिलेंगे जो शहीद हुए थे इस वॉर के लिए। अब आप मंगल पांडे तो सभी लोग जानते होंगे, मंगल पांडे एंड इंडियन सिपॉय। ये क्या थे, एक इंडियन सिपॉय भारतीय सैनिक थे जिसने अपने अटैक कर दिया था किस पे, ऑफिसर पे जो बराकपुर में था। ही वॉज एक्सिक्यूटेड, और उन्हें मार दिया थे। अब ये क्या हुआ था, उसका सीन पड़ता है, आपने एक पिक्चर भी देखी होगी जो मंगल हमारे पांडे पे आई थी, जिसमें आमिर खान ने रोल करा था, पूरी एक पिक्चर बनी है। एक समय की बात थी कि जो हमारे जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी न्यू इनफील्ड राइफल, तो वो हमारे मंगल पांडे जी थे, उनसे क्या कहा गया था कि आप इसे ग्रीस पेपर को उसको क्या करो, यूज करो। अब एक र्यूमर तो फैला हुआ था कि वो किससे बना है, काऊ और पिग के फैट से बना है। ठीक है, अब जो मंगल पांडे जी ने उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया, कि मना कर दिया कि मैं इसको नहीं करूंगा उनसे, लेकिन जबरदस्ती कराया जा रहा था। लेकिन उन्होंने क्या करा, उसी समय बराकपुर में अपने जो उनके कमांडर ऑफिसर्स थे उनको वहीं से ही गोली से क्या भून डाला, मतलब गोली से ही उन्हें मार दिया उनके सामने। ठीक है, सभी के सामने। और उनको बाद क्या कर दिया, ही वॉज एग्जीक्यूटेड, और उनको क्या कर दिया गया, निकाल दिया, उनको फिर आगे चलकर फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, अब फांसी पर चढ़ा दिया गया तो पूरे देश में एकदम से हड़कंप सा मच गया कि अब जिसने रिफ्यूज करा, मतलब उसको मना करा यूज करने के लिए, उन्होंने क्या कर दिया, फांसी पर चढ़ा दिया। अब यही पहले हमारे देश, हमारे इस युद्ध के, हमारे जो रिवॉल्ट हुआ था
उसके पहले क्रांतिवीर थे जिसने क्या हुए थे, शहीद हुए थे, पहले शहीद थे हमारे इस रिवॉल्ट के, ठीक है। अब यहीं से हमारी क्या होती है, बगावत चालू हो जाती है। कैसे? इवेंट्स एट मेरठ। अब मेरठ में क्या इवेंट हुआ था, देखो। अब जो 85 सोल्जर्स थे रिफ्यूज टू यूज ग्रीस्ड कार्टेज वर अरेस्टेड। अब जो 85 सोल्जर्स थे उन्होंने भी जब न्यूज में देखा कि जो अखबार आते थे उस समय कि मंगल पांडे जी ने रिफ्यूज करा, उनको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब 85 सोल्जर्स ने भी क्या कर दिया, हम भी कार्टेज ग्रीस क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, गोलियों का डिब्बा हम यूज नहीं करेंगे। और उनको क्या कर लिया गया, बाद में अरेस्ट कर लिया गया। ऑल सिपॉइज रिवॉल्टेड एंड फ्रीड देम। उसके बाद धीरे धीरे चल के जब उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, उनको सबको अरेस्ट कर लिया था फिर, लेकिन वो जेल से छूट गए थे या भाग गए थे उस समय पे। उसके बाद उन्होंने कई सारी चीजें करी जो हमें आगे कर पढ़नी है, एक एक करके। अब देखो उन्होंने क्या करा, इवेंट एट दिल्ली। उन्होंने क्या करा था कि द सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ वर, जो सोल्जर्स आ रहे थे ज्वाइंट बाय द इन्फेंट्री, दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर लोकल से एम्परर ऑफ इंडिया। अब जो सोल्जर्स थे हमारे जो आजाद हुए थे जेल से, 18 सोल्जर्स, अब वो क्या करते हैं अब वो बगावत करने की सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेशन तो मिल गया था हमारे मंगल पांडे जी से। अब वो क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहां पे उन्होंने क्या करते हैं, हमारे जो बहादुर शाह जफर थे जेल में बनते हैं उनको क्या करते हैं, आजाद कराते हैं और उनको हमारे इंडिया का एम्परर घोषित कर देते हैं। हमारे देश के राजा कौन है, बहादुर शाह जफर। और उन्होंने उनके साथ मिलकर क्या करी, एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट लड़ा, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से बहादुर शाह जफर ने और हमारे जितने भी सारे सिपाही थे, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने एक साथ मिलकर बहुत बड़ी एक रिवॉल्ट लड़ा, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन हालांकि ये बात है कि हम ब्रिटिशर से जीत नहीं पाए थे क्योंकि वो हमसे आर्म्स, मशीनरी, सिपाहीज में क्या थे, उनकी संख्या ज्यादा थी, हमसे वो ज्यादा पावरफुल थे। बट लेकिन हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी अपने इस रिवॉल्ट को जीतने के लिए और हम एक हद तक क्या कर सके थे, जीत चुके थे अगर हमारा कई लोगों ने साथ दिया होता। क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था या अपने अंदर ही क्या करा था विश्वासघात करा था, ठीक है। लेटर ही वॉज कॉट एंड डिपोर्टेड टू यांगोंग एंड डाइड इन 1862। जब वो अपना हमारा रिवॉल्ट खत्म हो गया था, वो हार गए थे इंडियंस, तो उनको क्या करा था, डिपोर्ट कर दिया, उनको कैच कर लिया, पकड़ लिया गया था और उनको यांगोंग में मार दिया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी 1862 में, ठीक है। इवेंट एंड लखनऊ। अब लखनऊ में क्या चल रहा था, लखनऊ में जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट बाय ब्रिटिश रिकैप्चर्ड लखनऊ। अब जो लखनऊ था उन्होंने ब्रिटिशर्स ने दोबारा रिकैप्चर कर लिया और अपने आप को बचाने के लिए हजरत महल जो थी वो क्या चली जाती है वापस, वो एक जगह छिप जाती है, नेपाल में जाके क्या हो जाते हैं, अपने आप को रेस्क्यू कर लेती है वहां जाकर और नेपाल में छिप जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या चल रहा है हमारा, इवेंट्स एट कानपुर। कानपुर में क्या चल रहा था, जो नाना साहेब थे, नाना साहेब हमारे पुणे महाराष्ट्र से अब कहाँ पे आ गए थे, हमारे कानपुर में जो यूपी में था। अब नाना साहब क्या थे, अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव फर्स्ट के, जो हमारे लास्ट क्या थे, पेशवा थे। लेट द रिवॉल्ट ही फ्लेड टू नेपाल टू। और वो भी क्या करते हैं, नेपाल की तरफ चले जाते हैं। उनका पूरी हिस्ट्री में कोई नाम निशान नहीं है कि वो आज तक गए कहाँ, आए कहाँ, बस उनका लास्ट था कि जब वो रिवॉल्ट हार जाते हैं तो उसके बाद उनका ना आता पता कुछ नहीं चलता, ठीक है। इवेंट्स एंड सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में क्या चल रहा था, अब रानी लक्ष्मीबाई तो आपने पिक्चर भी देखी होगी कि जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी की रानी थी, उन्होंने झांसी में लड़ाई लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई चीटेड बाय ट्रेटर बट फॉट ब्रेवली। आप ये तो पता है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुई थी, चीटिंग हुई थी, बट लेकिन वो बहादुरी के साथ अपने जब भी लड़ी थी। जो उनके खुद के मंत्री थे उन्होंने क्या करा था, ब्रिटिशर्स को एक गुप्त रास्ता, मतलब गुप्त रास्ता बता दिया था उनके महल का कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से महल के अंदर एंट्री ले सकते हो। उन्होंने वो गेट जाके क्या करा था, खुद खोला था। उसी की वजह से सारे ब्रिटिशर्स क्या घुस सके थे, उनके महल में घुस पाए थे। अगर ये सब नहीं होता तो हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो 99% क्या कर सकती थी, जीत चुकी थी, ठीक है। और उन्हें मजबूरन क्या करना पड़ा, फिर ये रिवॉल्ट छोड़ना पड़ा, उनको मार दिया गया। फिर सी डिड फाइटिंग इन 1858। वो 1858 की लड़ाई में क्या हो गई, डेड और मर गई। एंड ग्वालियर में जो टाटा टोपे थे वो स्कॉट एंड हैंग। जो टाटा टोपे जो उनकी मदद कर रहे थे, साथ में सीने से सीना लगा के चल रहे थे, उनको भी क्या करा गया, पकड़ा गया और उनको सूली पे लटका दिया गया, उनको भी फांसी दे दी गई, ठीक है। ऐसी अदर सेंटर्स जो हमारे थे वहां पे क्या चल रहा था, एट बरेली जो खान बहादुर थे, बिहार में कुंवर सिंह एंड फजीदाबाद, और जो अमुद्दौला थे, जो हमारे अमुदुल्ला थे, लेट द रिवॉल्ट, उसको क्या करते थे वहां पे फॉलो कर रहे थे रिवॉल्ट को। ये कई सारे हमारे सेंटर्स थे जहाँ पे अलग अलग लोग अपने अपने पूरे दम से क्या कर रहे थे, इस रिवॉल्ट को लड़ रहे थे, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवॉल्ट 1857। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, अब इसका रिजल्ट क्या आया। सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट एंड ऑफ द कंपनीज रूल। अब कंपनी का रूल्स क्या हो गया था, एंड हो गया था। अब कंपनी का रूल कैसा मतलब, पहले हमारे इंडिया में कौन रूल करता था, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, बैन हो, मतलब वहां से हट गई, उनका रूल हट गया। अब क्या आते हैं, सीधा ब्रिटिशर्स आ जाते हैं कि हम रूल करेंगे, हम अपनी कंपनी को हटा देते हैं। द कंपनी रूल्स केम टू एंड बाय द, एक नया रूल कौन सा आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। 1858 गवर्नमेंट एक्ट आ गया था। इसके तहत अब जितने भी हमारे रूल करेंगे ब्रिटिशर्स, इस रूल के अंदर करेंगे, इस एक्ट के अंदर, ठीक है। द पावर वॉज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर किसको ट्रांसफर हो गई थी, हमारे ब्रिटिश क्राउन को, जो वहां की महारानी थी उन पे सारी पावर्स चली गई थी, मतलब उनके देश में सीधा, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, 15 मेंबर्स की इंडियन काउंसिल बनाई गई, जो रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जितना भी कुछ सब इंडिया में चल रहा है, क्या चल रहा है, ये जितने भी सारे हमारे 15 मेंबर्स इंडियन काउंसिल में बैठे हुए हैं, वो सब किसको रिपोर्ट करेंगे, हमारे ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ क्या बना दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दी गई अलग, 15 मेंबर्स की इंडियन काउंसिल बना दी गई, ठीक है। फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड। हमारे लास्ट जनरल कौन बचे थे, लॉर्ड कैनिंग बचे थे, और उन्हीं को ही हमारा क्या बना दिया गया, वाइस रॉय बना दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया कि ये क्या बनेंगे, हमारे यहाँ के वाइस रॉय बनेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज वर मेड ओपन कॉम्पिटिशन। अब जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स होते थे सिविल सर्विसेज के, अब वो क्या कर दिए गए, ओपन कर दिए गए, मतलब कोई भी क्या कर सकता है, इंडिया में पढ़ के एग्जाम दे सकता है, जो पहले नहीं होता था। अब जितने भी आपने सुना होगा आईएएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर, आईपीएस, ये सब क्या होते हैं, हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, जिनको आपको पहले क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम को देना पड़ता है। लेकिन अब क्या कर दिया गया था, ये हमारा ओपन एग्जाम, ओपन कंपटीशन कर दिया गया था कि अब इसको क्या कर सकता है, जो भी अगर कैपेबल है वो क्या कर सकता है, उसको आके दे सकता है, ठीक है। सेकंड, अब हम बात करते हैं क्वींस विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। अब क्वीन विक्टोरिया ने हम अपनी भाषण में क्या क्या कहा था। अब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो उन्होंने लगा था कि हमने कुछ चेंजेस करे हमारे भारत में। जैसे द गवर्नमेंट वुड फॉलो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन सोशल रिलीजियस मैटर्स ऑफ द इंडियंस एंड ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है, हम एक ऐसी पॉलिसी निभाएंगे जैसे नॉन इंटरवेंशन इन सोशल रिलीजियस, वो हमारे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएंगे और हमारे कोई डिफरेंस पैदा नहीं करेंगे। वो कहते हैं आप अपने धर्म को निभाएं, हम अपने धर्म को निभाते हैं। लेकिन ये सारी बातें क्या थी, सारी बातें झूठ थी। ये बाद में चल के सब अपनी बातों से पलट गए थे, लेकिन उस समय कहने के लिए उन्होंने क्या कह दिया कि हम एक पॉलिसी बनाते हैं जिसमें नॉन इंटरवेंशन रहेगा, हम आप पे कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, किसके बीच में, आपके सोशल रिलीजियस मैटर्स में, ठीक है, जितने भी इंडियंस हैं, ओके। एंड ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली, और जितने भी सारे सब्जेक्ट्स इक्वली हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे। जितने भी आपके रिलेटेड धर्म हो गया, आपकी मान्यता हो गई, अब इन सबको क्या करेंगे, हम इक्वली उनको फॉलो करेंगे और उनको सम्मान हक देंगे। पैराडॉन टू ऑल हु हैव टेक पार्ट इन वॉर, और हम उनको भी क्या कर देंगे, जिन्होंने वॉर में पकड़े गए थे, इससे मदद ली गई थी, उनको क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। लेकिन जिन्होंने ब्रिटिशर सैनिकों को क्या करा था, मारा था, किल करा था, हम उनको क्या कर देंगे, उनको मार देंगे, ओके। एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवा, थर्ड क्या दे रखा है हमारा, एंड मुगल पेशवा। अब ये तो पता है कि हमें मुगल और पेशवा क्या हो गए थे, उनका एंड हो चुका था, क्योंकि जो लास्ट मुगल था बहादुर शाह जफर, वो मर चुका था। एंड जो लास्ट पेशवा थे हमारे नाना साहेब थे, वो क्या हुए थे, मर चुके थे, ठीक है, या भाग चुके थे, उनको कुछ पता ही नहीं चला था। विद द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर सेकंड, हु वाज डिपोर्टेड, कहाँ पे हुए थे, यांगोंग में हुए थे, याद रखना अच्छे से। द मुगल डायनेस्टी केम टू एंड, और जो मुगल डायनेस्टी थी वो भी क्या हो गई थी, एंड हो गई थी। जो नाना साहेब थे लास्ट पेशवा, हैड टेकन एन एक्टिव पार्ट इन द अपराइजिंग, उन्होंने क्या करा, एक बहुत अच्छे से एक एक्टिव पार्ट लिया किसमें, जो हमारा अपराइजिंग, जो हमारा विद्रोह हुआ था। एंड हैड फ्लेड टू नेपाल आफ्टर द फेलियर ऑफ द अपराइजिंग, जब उनका अपराइजिंग का क्या होना, फेलियर होने लगा, तो क्या करते हैं, नेपाल भाग जाते हैं। सो द ऑफिस ऑफ द पेशवा ऑल्सो केम टू एंड, और इसलिए पेशवा का भी क्या हो गया था, एंड हो चुका था। Thus ended toward the most formidable force of the British rule of Marathas and Mughals, और इसलिए माना जाता है कि जो मराठास थे, मुगल्स थे, उनका एक पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है, ठीक है।
फोर्थ, रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स। अब वो कुछ रिलेशंस बनाते हैं जिनके प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, हमारे जो राज महाराजाओं वाली स्टेट्स थी, वो क्या कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जो कैप्चर करने की हमारी पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था कि आपका अगर बच्चा नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो हम आपका क्या कर लेंगे, स्टेट कैप्चर कर लेंगे। वर अबाउंडेड, वो क्या करते हैं, हम ये पॉलिसी हटा देते हैं। सम ऑफ द इंडियन प्रिंसेस, कुछ जो इंडियन प्रिंसेस है जो रिमेन लॉयल टू ब्रिटिश, जिन्होंने वॉर युद्ध में, वॉर के समय पे, रिवॉल्ट के समय पे क्या करी थी, उन ब्रिटिशर्स की मदद करी थी भारतीय राजाओं ने। एंड हैड हेल्प देम सरप्राइजिंग द अपराइजिंग, और जिन्होंने हमारी जो अपराइजिंग हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसको दबाने में मदद करी थी, हम उन राजाओं को क्या करेंगे, छूट देंगे। देयर रॉयल्टी वॉज रिवॉर्डेड विद द अनाउंसमेंट, और उनकी रॉयल्टी जो उन्होंने वफादारी दिखाई थी उसके लिए उनको क्या मिला था, रिवॉर्ड मतलब इनाम मिला था, ठीक है। announcement that their right to adopt hire workers would be respected and integrity and test guarantee against future annexation, और जो उनकी स्टेट होती है, जो उनकी जमीन होती है, उसके लिए क्या देते हैं, बिल्कुल एक रिलैक्सेशन ऑफर देते हैं कि हम आपकी जमीन पर कभी कैप्चर नहीं करेंगे, फ्यूचर में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। और आप अपने वारिस को क्या दे सकते हो, अपनी जायदाद दे सकते हो, अपना राज्य दे सकते हो, ठीक है। 1876 में जो क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस, और वो सॉरी 1876 में जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको क्या एज्यूम करा दिया, उनको क्या दे दिया गया था, एम्प्रेस ऑफ द इंडिया, उनको टाइटल मिल चुका था एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। द इंडियन प्रिंसेस विलिंगली बिकेम जूनियर, अब इन्होंने जो इंडियन प्रिंसेस कई सारे जूनियर अपने साथ रखे जो पार्टनर्स और एजेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन थे, बिकॉज दे वर प्रॉमिस टू दैट दे वुड कंटिन्यू एज रूलर एज देयर स्टेट। वो क्या प्रॉमिस करते हैं कि हम जो अपने राज्यों पे रूल करते आ रहे हैं वो हम आगे समय, आने वाले समय पे, आज के समय पे क्या कर पाएंगे, रूल कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल है, मतलब आपने पढ़ा होगा डिवाइड एंड रूल के बारे में, अपने पिछली क्लासेस में भी देखा होगा। डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे को बांट देना। कैसे, आफ्टर 1858 के बाद जो ब्रिटिश कंटिन्यूड है, ब्रिटिश ने क्या करी, एक पॉलिसी निभाई ऑफ डिवाइड एंड रूल की, जिसमें टर्निंग द प्रिंसेस अगेंस्ट द पीपल, जो हमारे राजा महाराजा होते थे, जो लोग साथ में रहते थे, उनको उनके अगेंस्ट में कर देते थे, किससे, डिवाइड एंड रूल से। प्रोवियंस अगेंस्ट प्रोवियंस, क्रेस्ट अगेंस्ट कास्ट, वो प्रोवियंस इंटू प्रोवियंस को लड़ाते थे, कास्ट को कास्ट से लड़ाते थे, एंड ग्रुप्स को ग्रुप से लड़ाते थे, ऑल ओवर अवर। द हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम, वो क्या करते थे, हिंदू को मुस्लिम से क्या करते थे, अलग करते थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था अगर हमारे जो हिंदू और मुस्लिम है अगर एक साथ आ जाते हैं तो फिर से क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं हमारे खिलाफ। अगर हम सब अगर एक साथ सब मिलकर आ जाते उस समय पे इंडिया में, तो हम ब्रिटिशर्स को कब का क्या कर सकते होते, निकाल चुके होते। एंड दे elected the people from their rules by giving them special protection and concession। अब जिन्होंने एक साथ मिलकर अपनी अलाइन बनाई थी, जो उन्होंने रूल करा था, गिवन द स्पेशल प्रोटेक्शन और कंसेशन, और हम उनको क्या देंगे, एक स्पेशल पावर और प्रोटेक्शन देंगे और कंसेशन देंगे सारी चीजों में, ठीक है। द गवर्नमेंट क्लेवरली यूज sorry, the government cleverly used the attractions of government service to create a split along religious lines among the educated Indian। The British also encouraged hatred, ill feeling among the Hindus and Muslim। जो हमारे अंग्रेज होते थे वो क्या करते थे, भारतीयों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, हेटरेट करते थे, और इल फीलिंग, उनसे बहुत ज़्यादा गंदी ऐसे भनक होती, भावना आती थी, और उनकी सामने उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते थे, ह्यूमिलेट करते थे, उनको परेशान करते थे। एंड चैलेंज द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, और वो हमारे ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, अगर हम उनमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अच्छे से निभा पाए और उनको दे पाए, तो हमारे खिलाफ कोई भी सर उठाने वाला हिंदू मुस्लिम नहीं बचेगा, ठीक है, और कभी ये एक साथ नहीं आ पाएंगे, ओके। अब आता है हमारा सिक्स, रेशियल एंटेगोनिज्म। अब रेशियल एंटेगोनिज्म क्या है, रेशियल एंटेगोनिज्म का मतलब होता है किसके, रंग के ऊपर या रंग के बेस पे भेद करना। वो क्या कहते थे, जो अंग्रेज हैं वो गोरे हैं, इंडियन क्या है काले हैं, तो वो काले गोरे में बहुत ज्यादा क्या करते थे, फर्क करते थे। उसके जैसे उन्होंने देखो क्या करा, द ब्रिटिश बिलीव्ड इन देयर रेशियल सुपरेसिटी, उन्होंने क्या माना, रेशियल सुपरेसिटी को माना। अगर इनका कलर काला है तो हम क्या करेंगे, इनको दबाएंगे, हमारा कलर गोरा है तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को सुपरीसी मानेंगे, सुपर मानेंगे। दे थॉट दैट एज अ सोशल डिस्टेंस, वो एक मात्रा, एक दूरी बनाए रखते थे, किससे, हमारे इंडियंस से। दे मेंटेन टू प्रिजर्व देयर ऑथोरिटी, अपने ऑथोरिटी का ध्यान रखते थे ओवर द इंडिया, की उनसे इंडिया से ऊपर हमेशा हाई रैंक रहे, ठीक है।
रेलवे कंपार्टमेंट, पार्क, होटल, क्लब्स एक्सेट्रा किसके लिए रिजर्व कर दिए गए? वो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व कर दिए गए कि इतना पार्क ब्रिटिशर्स का है, इतने पार्क में क्या रहेंगे? हमारे इंडियंस रहेंगे, ठीक है। यूरोपियंस ओनली वर विजिबल मैनिफेस्टेड ऑफ दिस रेगुलिज्म, और जो यूरोपियंस थे खाली वो ही दिखते थे इस रेस में, इंडियंस तो कोई दिखता ही नहीं था, ठीक है। 7 रिलीजियस चेंजेस। अब कई सारे रिलीजियस चेंजेस भी होते हैं, जैसे द ब्रिटिश अंडर डिक्लेयर्ड एम्पैथिकली देयर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर के अकॉर्डिंग कस्टम्स ट्रेडिशन उन्होंने क्या कहते थे, पूरे भारत के बदल चुके थे। पॉलिसीज में तो कहते थे हम कि हम सुधार करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन ये सब क्या था? पूरा झूठ था कि वो सब दिखाने या बोलने की बातें थी बस, ओके। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी में क्या हुआ था? इंडिया फॉरेन पॉलिसी वॉज डेडिकेटेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये माना जाता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को निभाते हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट था। यहाँ से सारा पैसा कमाते थे, वो सारा क्या करते थे? इम्पोर्ट कर देते थे। कहाँ पे? अपने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में क्या कर देते थे? इम्पोर्ट कर देते थे, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट कर देते थे। एंड वो यहाँ से क्या करते थे? यहाँ से तो वो फ्री में या ऐसे ले जाते थे कि पैसे वैसे ज़्यादा लेते थे इंडिया से टैक्सेस, लेकिन जो वहाँ से इंपोर्ट करवाते थे इंडिया में फिनिश गुड्स को, और वो क्या करवाते थे? भारी भारी टैक्सेस लगाते थे। एक तो बाहर से पैसे ले रहे हो आप गुड्स भेजने के लिए, और बाहर से क्या कर रहे हो? पैसे और ले रहे हो, उनको कुछ दे भी नहीं रहे हो जब गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से चार्जेस लगते हैं, ठीक है। सबसे पहला इट फुलफिलमेंट 2 एम्स। ब्रिटिशर्स के क्या थे? 2 एम थे। सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन एम्पायर, वो क्या करेंगे? हम अपने इंडियन एम्पायर को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करके रखेंगे। सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन एशिया एंड अफ्रीका। अब वो क्या करते हैं? वो एक अपने उसमें प्रोक्लेमेशन में ब्रिटिश विक्टोरिया जी कहते हैं कि हम आगे चल के अब आपके लैंड पे क्या नहीं करेंगे? कैप्चर नहीं करेंगे। लेकिन ये बात क्या थी? बहुत ज्यादा झूठ थी। जिन्होंने कैप्चर करा आगे चल के, वो तो उनको कुछ कहा ही नहीं गया। एंड जब उन्होंने कैप्चर करा तो उन्होंने किस चीज को इंटरेस्ट पे लगा? कमर्शियल इंटरेस्ट पे। उन्होंने कहा था कि हम कैप्चर नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं? जिस इलाके में उनका या एरिया कोई खाली होगा उसी पे कैप्चर कर सकते हो, वो ऐसा कहते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? एशिया और अफ्रीका चले जाते हैं एरियाज को कैप्चर करने, और वो क्या करते हैं? हमारी फोर्सेस का यूज करते हैं, हमारी जो फोर्स थी उसका यूज करके वो क्या करते हैं? इन एरियाज को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। और जितना भी हमारे देश में वो रिवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, वो सारी किस पे खर्च करते थे? हमारे एशिया और अफ्रीका पे, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ना कि भारत की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दिस पॉलिसीज वॉज बोर्न बाय द इंडियंस। अब इसकी पूरी कीमत किसको चुकानी पड़ी? हमारे भारतीय लोगों को चुकानी पड़ी। फॉर इंस्टेंस, इसके अलावा इंडिया अंडर द ब्रिटिश हैड टू वेज वॉर्स विद हर नेबर्स, लाइक हमें उनकी वेज वॉर के, उनके भत्ते के लिए लड़ना पड़ता था नेपाल और बुर्मा से, जो म्यांमार में था। इन विच इंडियन सोल्जर, जो इंडियन सोल्जर्स थी, हैड टू सेल देयर ब्लड एंड द इंडियंस टैक्स रेवेन्यूज द मीट द हैवी कॉस्ट ऑफ द वॉर। जो हमारे सैनिक थे उनको अच्छे से रहने की जगह नहीं देते थे। जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, हाई टैक्स पेयर्स, उनको क्या करना पड़ता था? हाई टैक्स पे करना पड़ता था उनको। अगर टैक्स भी नहीं तो उनको जब भी क्या करना पड़ रहा है? पे करना पड़ रहा है, ओके। इंक्रीज रेशियल बिटरनेस। अब रेशियल बिटरनेस क्या होता है? मैंने बताया था वो काले गोरे के ऊपर भेदभाव करते थे, उसी के चक्कर में लोगों का मन खट्टा होने लगा। कैसे? आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857 के बाद रेशियल बिटरनेस क्या होने लगी? धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। द ब्रिटिश डब्ड ऑल इंडियंस, वो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे? इंडियन को दबाने लगे। अनवर्दी ऑफ द ट्रस्ट और सब्जेक्टेड देम टू इंसल्ट, वो क्या करते थे कि जो इंडियन से ट्रस्ट करने लायक नहीं है, किसी काम के नहीं है, और उनकी इंसल्ट करते थे, ह्यूमिलेशन करते थे उनकी पब्लिक में, ठीक है। इनफैक्ट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और ये माना जाता है जो एंटायर स्ट्रक्चर था किसका? इंडियन गवर्नमेंट का, वॉज रीमॉडल्ड एंड बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सुप्रीम रेस। और वो क्या मान लिया कि जो भारत का संविधान है, जो हमारा भारत का रूल है, वो किससे रिलेट करता है? हमारे इंडियन रेस से, या रेस कॉम्पिटिशन, सुपीरियर रेस से, ठीक है। स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल ऑफ फॉर फ्रीडम। अब जो स्ट्रगल्स था किसका? इंडियन पीपल्स का, किसके खिलाफ? फ्रीडम के खिलाफ। फ्रॉम ब्रिटिश इंपेरिज्म इट पेव द वे ऑफ राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और जो किस में बदल चुका था? एक राष्ट्रीय मूवमेंट में बदल चुका था। द सेक्रीफाइस मेड बाय द रेवोल्यूशनरीज, कई सारे जो सेक्रीफाइस करिए गए थे, हमारी जाने गई थी कई सारे लोगों की, लाइक जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उन्होंने एक इंस्पिरेशन की भावना जगाई लोगों के अंदर, जो फ्यूचर के फ्रीडम
फाइटर्स बने। ओके, द हीरोइक स्ट्रगल एज ऑल्सो स्टैब्लिश्ड वैल्यूएबल एडिशन इन द रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल। और एक हीरोइक स्ट्रगल हुआ था जो स्टैब्लिश करता है एक वैल्यूएबल ट्रेडिशन फॉर रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल, जो आपको आगे चलने का चैप्टर उसमें क्या मिल सकता है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक। अगले क्या है, चेंजेस इन द आर्मी। अब वो क्या करते हैं, कई सारे अपने आर्मी में चेंजेस लाते हैं अपनी गलतियों को देख के। द इंडियन आर्मी वॉज रिओर्गनाइज्ड आफ्टर 1858। 1858 के बाद आर्मी को क्या करा गया, दोबारा रिओर्गनाइज करा गया। देखते हैं कैसे। द रिकमेंडेशन ऑफ अदर अपराइजिंग, वो क्या करते हैं कि ऐसी कोई बगावत दोबारा ना हो सके तो हम इसकी क्या करनी है, पहले से तैयारी करके ले चलनी है। पहले मैंने आपको बताया था 4000 भारतीय सैनिक पे कितने ब्रिटिशर्स थे, खाली एक ब्रिटिशर सैनिक था। ठीक है, अब जो लॉर्ड कैनिंग थे, हमारे जो जनरल थे लास्ट, उन्होंने क्या बोला, अब हमें क्या करनी पड़ेगी, धीरे धीरे संख्या बढ़ानी पड़ेगी अगर ये विद्रोह दोबारा हमें होने से रोकना है। द स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियन ट्रूप्स, जो हमारे भारतीय सैनिकों की, हमारे यूरोपियन ट्रूप्स की जो भारतीय सैनिक थे उनका जो हैंक तो क्या था, अभी एक था। ठीक है, वॉज इंक्रीज द रेशियो ऑफ द यूरोपियन टू इंडियन ट्रूप्स वॉज 6:1:2। अब जो रेशियो था हमारा किसका, यूरोपियंस का इंडियंस के थ्रू, अब कैसा कर दिया गया, 2:1 कर दिया गया। मतलब दो भारतीय सैनिक के या दो जो हमारे भारत सैनिक है उनसे रिलेटेड कंपैरिजन में जो हमारा ब्रिटिशर सैनिक होगा कितना होगा, एक होगा। देखिए, अगर दो भारतीय सैनिक हैं तो ब्रिटिशर्स के कितने होंगे, एक होंगे। ठीक है, और जो बंगाल आर्मी हमारी, उसमें ये क्या रेशियो कर दिया, फिक्स कर दिया गया, ब्रिटिशर्स का एक, भारतीय दो। और 2:5 कहाँ पे कर दिया गया हमारा, मद्रास और बॉम्बे आर्मीज में 2:5 कि हमारे 5 अगर भारतीय सैनिक है तो 2 उनके कंपैरिजन में होने चाहिए। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली द सेम रेशियो मेंटेन करा गया था हमारे किसके अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। द बंगाल प्रिंसिपल अडॉप्टेड वॉज द नंबर ऑफ इंडियन सिपाहीज शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस द यूरोपियन ट्रूप्स। इन्होंने ये बोला कभी कि जो भारतीय सैनिक है हमारे, कभी हमारे यूरोपियन से क्या करने नहीं चाहिए, 2 गुना ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हमारे 2 भारतीय सैनिक है तो उनके लिए कितने वो ब्रिटिशर सैनिक होने चाहिए, एक ना एक सैनिक होना चाहिए। ठीक है, और इस संख्या कभी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जो यूरोपियन ट्रूप्स थे वो क्या करते हैं, पर कैप्ट इन की ज्योग्राफिकल एरिया मिलिट्री पोजीशन। जैसे हमारे इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या करी थी, गलती करी थी पहले कि वो बाहर के देशों के युद्ध में तो लड़ने में व्यस्त थे और हमारे इंडियन सैनिक को ऐसी जगहों पे डिप्लॉय कर दिया था जो स्ट्रेटेजिकली क्या थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी भारत के लिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, भारतीय सैनिकों को वहां से सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल एरिया से जो हमारे महत्वपूर्ण थे लड़ाइयों के लिए, वो क्या कर दिया, उनको खाली करवा के वहां पे ब्रिटिशर्स ट्रूप्स को क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। ओके, थर्ड, टू डिसाइड द इंडियन सोल्जर फ्रॉम राइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब जो इंडियन सोल्जर्स से जो राइज कर रहे थे दोबारा एक से एक करके कि हम दोबारा विद्रोह ना हो सके, द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और एमुलेशन वर नेवर प्लेस्ड अंडर द चेंज ऑफ इंडियंस, ऑल इंडिया आर्टिलरी यूनिट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू माउंटेन्स यूनिट वर डिस्बैंडेड। अब क्या करा गया, अब जिससे हमारे जो सैनिक थे दोबारा विद्रोह न कर सके, ऐसा उनकी क्या कर दिए गए, सारे हथियार बदल दिए गए। उनको ऐसी पुरानी सी बंदूक दे दी गई जो चलती नहीं थी, कई सारी ऐसे हथियार, उनकी आर्टरीज बदल दी गई हमारे भारतीय सैनिकों की। और जो माउंटेन पोस्ट पे जो हमारे भारतीय सैनिक डिप्लॉय थे उनको क्या कर दिया, वहां से डिस्बैंड कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया जितनी भी स्ट्रेटेजिकल पोस्ट थी, जिससे वो क्या ना कर सके, दोबारा से विद्रोह ना लड़ सके। ठीक है, अगला, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब वो क्या करने लगे, और हमारे सोल्जर्स थे उनके बीच में भी क्या करने लगे, वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, किसके बेस पे, उनकी जाति के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। और रिक्रूटमेंट, वो भारत जो हमारी सैनिकों की भर्ती होती थी उसमें भी क्या करने लगे, वो कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे वो क्या करने लगे, रिक्रूटमेंट करने पड़े, भर्ती करने लगे कि हम इस जात को करेंगे, मुस्लिम को करेंगे, हिंदू को करेंगे, ऐसे ऐसे, जिससे क्या हो सके, एक हमारे अंदर ऐसी भावना आ सके कि हम लोगों में क्या है, अलग अलग है। अब इनका मेन मोटिव क्या था, कि मेन मोटिव इनका यही था कि हम लोगों में कैसी भावनाएं पैदा कर सके उनके अंदर अलग अलग, कि वो क्या, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। अब यहीं से ग्रुप बनना क्या हुए थे, हमारे स्टार्ट हो चुके थे, उन्होंने हमारे मन में ऐसी भावनाएं ला दी थी कि हम क्या, सब अलग अलग है, कोई एक नहीं है। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये भारत के लोग अगर एक आ जाएं तो हम ये एक ऐसा विद्रोह कर सकते हैं हमारे खिलाफ जिससे हमारा पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल सकता है। अब इन्होंने बस एक ही उन पे तरीका था कि हम सारे जितने भारत के लोग हैं उनको आपस में लड़ा दें या उनको अलग अलग कर दें। ठीक है,
अब इसी में इनको डिस्करेज करने के लिए, नेशनलिज्म को, हमारे देश के भावना को कम करने के लिए लोगों में, तो उन्होंने क्या करा, इंट्रोडक्शन कर दिया कास्ट सिस्टम और कम्युनिटी सिस्टम। उन्होंने कई सारी रेजिमेंट्स बना दिया, आपने जैसे सिख रेजिमेंट होती है, जाट रेजिमेंट होती है, ऐसी कई सारी रेजिमेंट्स बना दी गई। फिर अरुणाचल रेजिमेंट, ऐसे प्रदेश के ऐसे अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं जिसमें लोगों में अलग अलग होने की क्या हो सके, भावना आ सके। ठीक है। न्यूज़पेपर जो जर्नल्स थे, नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस थे, उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिससे हमारे जो सोल्जर्स हैं उन पे क्या पहुंच सके, कोई भी बाहर की खबर ना पहुंच सके। क्योंकि जो हमारे 18 सोल्जर्स थे पहले, जो मंगल पांडे की डेथ हुई थी, उन पे खबर कैसे पहुंची थी, न्यूज़पेपर के थ्रू ही पहुंची थी, जिससे ऐसे कोई विद्रोह ना हो सके। तो इन्होंने क्या कर दिया, न्यूज़पेपर सारे सोल्जर्स के लिए बंद करवा दिए गए, जर्नल जितनी भी न्यूज़ आने के चांसेस थे, जिससे उन्हें बाहर की दुनिया में, हमारे देश में क्या चल रहा है उनसे कुछ पता ना चल सके। ठीक है। 12th, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। अब उन्होंने क्या करा, हमारे भारतीय देश में उन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करा, हमारी उसने इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब कर दी ब्रिटिशर्स ने। कैसे, जो अपराइजिंग हुई थी 1857 में, एरा ऑफ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, वो क्या करना चाह रहे थे, अपने एक्सपेंशन करना चाह रहे थे। उसके बाद टेरिटोरियल में क्या करते हैं कि हम अब एक्सपेंड करेंगे अपने आप को। ठीक है। एंड असर्ट इन द एरा ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इन द फॉलोइंग मैनर। अब इन्होंने क्या करा, कई तरीकों में एक्सप्लॉइट करा हमारे भारत को। सबसे पहले इंडिया को टर्न कर दिया किसमें, ट्रिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी में। हमारी इसने बना दिया कॉलोनियल इकोनॉमी बना दी, जो एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल को और इंपोर्ट करती थी हमारी कंट्री किसको, फिनिश्ड गुड को। अब आप हो गए कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है। कॉलोनियल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो दूसरे बाहर देश के होते हैं, जैसे दूसरी पावर होती हैं या हमारी बाहर की जो पावर्स हो गई देश, जो दूसरे देशों पे क्या करती है, राज करती हैं और अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमी को क्या करती हैं, ओन करती हैं और चलाती हैं उसको, उसी को हम बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। ठीक है। जो सैलरी और अलाउंसेस थी हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, मेंबर्स की, इंडियन काउंसिल्स की, सिविल सर्वेंट्स की, मिलिट्री ऑफिसर्स की, वो लार्ज ड्रेन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज, और वही क्या कर रही थी, कंट्री रिसोर्सेज को ड्रेनेज कर रही थी, मतलब खत्म कर रही थी। उन सबकी सैलरी किसके रिवेन्यू प्रॉफिट से दी जाती थी, सारे भारत के लोग के पैसों से उनको क्या दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 13, वैडनिंग ऑफ द गल्फ बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम। उन्होंने क्या करा, हिंदूज और मुस्लिम में जिनसे वो एक ना हो सके, उन्होंने क्या करा, उनके बीच में एक ब्रिज कह लो या उनमें अलग अलग होने की भावनाएं पैदा करी, जिससे क्या हो सके, अलग हो सके, गल्फ लाए बीच में। ठीक है। अब ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्हें पता जो हिंदूज थे और मुस्लिम से उन्होंने एक साथ मिलकर अच्छे से बहुत युद्ध लड़ा था। सो ग्रेट एंथुजिज्म और जील टू द फाइट अगेंस्ट द अलाइन गवर्नमेंट। उन्होंने अलाइन गवर्नमेंट के कंपेयर थ्रू उन्होंने क्या करा था उनके लिए बहुत अच्छी एक लड़ाई लड़ी थी। बट आफ्टर द अपराइजिंग, अपराइजिंग के बाद उन्होंने क्या करा, गल्फ पैदा करा, किसमें, दो कम्युनिटीज में बहुत अच्छे से। उन्होंने पता था कि अगर ये हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ दोबारा आ गए तो हमको क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इन पे एक पॉलिसी थी, कौन सी, डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत क्या करते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम जो भाई होते हैं उनको क्या करते हैं, अलग करने की एक प्लानिंग करते हैं। कैसे कि अगर वो पहले वो हिंदूज के पास जाते थे, बुराइयां करते थे मुस्लिमों की, पहले मुस्लिम्स के पास जाके वो हिंदू की बुराई करते थे, ये आपस में क्या करते थे, तो उन्होंने देखा हम अलग रहेंगे, हम इनमें आपस में क्या कर देंगे, लड़वा देंगे। अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा जो कैप्चर करने का प्लान था इंडिया पे रूल करने का, वो और ज़्यादा बड़ा हो पाएगा और हम अच्छे से कर पाएंगे। अगर एक साथ रह पाएंगे या अगर एक साथ हो गए तो हम ये काम अपना, हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है। यही था इस सब में। ये क्या था, वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। अब देखो कई सारे ड्रॉबैक्स है किसके, रिवॉल्ट 1857 के। अब हमारी ये रिवॉल्ट क्यों अच्छे से क्या नहीं हो पाया, पूरा नहीं, मतलब हम इसे जीत क्यों नहीं पाए। सबसे पहले द मूवमेंट डिड नॉट हैव अ कॉमन प्लान फॉर मिलिट्री एक्शन एंड सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। जी मूवमेंट था हमारा, जो हमारा विद्रोह हुआ था, इसका हम पे कोई एक कॉमन प्लान नहीं था किसी भी मिलिट्री का, कोई भी कहीं से लड़ रहा था, कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं था, कोई लीडर नहीं था, सब अपने अपने इलाके से हो रहे थे, लड़ रहे थे। सेकंड, द मूवमेंट हैड नो कॉमन गोल, किसी को कोई कॉमन गोल नहीं था, सबका अलग अलग गोल थे कि हमें अपने इलाके को बचाना, हमें इस इलाके को बचाना। लाली लक्ष्मण भाई का क्या था, मुझे अपनी झांसी बचानी, सबका क्या था, किसी का कोई कॉमन गोल नहीं था। थर्ड, द ब्रिटिश एम्पायर हैड अ फोर सुपीरियर रिसोर्सेज, वो हमसे कुछ सुपीरियर भी थे रिसोर्सेज में, टर्म्स ऑफ मैंस, मनी, मटेरियल, जो हमारे इंडियन के कंपैरिजन में वो क्या था, हम सबसे सुपीरियर थे, ये भी एक कारण था। फोर्थ, द मूवमेंट डिड नॉट स्प्रेड मच टू साउथ इंडिया एंड ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया। अब जो हमारा मूवमेंट था कहाँ पे भी नहीं फैल पाया था, साउथ इंडिया थे
जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ के राजा और महाराजाओं ने क्या कर दिया था, हम उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम क्या नहीं करेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस वर्ल्ड में हमारा कोई मैटर नहीं है। और उन्होंने उल्टा और क्या करा था कि उनके ब्रिटिशर्स की मदद करी थी। ठीक है, ये भी एक कारण रहा। लास्ट, सम ऑफ द रूलर जो इंडियन स्टेट्स से और बिग जमींदार थे, उन्होंने मना कर दिया इस मूवमेंट को ज्वाइन करने से। ठीक है, ये भी एक कारण रहा है कि जो सब मिलके एक साथ नहीं लड़ पाए थे। ठीक है, अब हमारे रिवॉल्ट का नेचर कैसा था, आपको ये तो पता है ना कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमेशा कहा ये क्या थी, एक सिपाही म्यूटिनी थी। भारतीय सैनिकों की एक बगावत थी। उन्होंने कभी नहीं माना ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, मतलब एक पहली आज़ादी की लड़ाई थी, उन्होंने ऐसा कभी नहीं माना। जो हमारे विनायक दामोदर सावरकर थे, उन्होंने अपनी बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में डिस्क्राइब करा एक प्लान वॉर, बिल्कुल एक जो नेशन के लिए लड़ा गया था उनकी अपनी आज़ादी के लिए। उन्होंने हिस्टोरियंस ने कैसा बिलीव कराया, नोट कराया कि जो ये अपराइजिंग हुई थी 1857 की, क्या थी, एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, मतलब आज़ादी के लिए लड़ाई थी पहली। ठीक है, इट इज जनरली हेल्ड इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, वॉज बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मास अपराइजिंग। पहली एक ऐसा विद्रोह था जो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, जिसमें पूरे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने इंडिया की क्या करा था, मतलब सपोर्ट करा था और पार्टिसिपेट करा था। सेकेंड, इट पेवेड द वे ऑफ द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट, और उसकी वजह से क्या हो पाया था, एक हमारा मॉडर्न नेशनल मूवमेंट ने जन्म लिया था। जो आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे कि इन सब की जो हमारे कई सारे लीडर्स है जिन्होंने हैंग कर दिया गया था, उनकी जो बगावत थी, उनकी वजह से क्या करा था, उनको लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन आया, जो हमारे फ्यूचर फ्रीडम फाइटर बने, और उसकी वजह से एक राइज हो पाया एक मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। हमारे पूरे देश में एक ऐसा मूवमेंट चला था जिसको हमने क्या बोल दिया, एक नेशनल मूवमेंट था, एक बहुत बड़े मास लेवल पे। ठीक है, जो आपको आगे के चैप्टर में देखने को मिलेगा, और भी जो रिवॉल्ट्स हुए थे। ठीक है, ये कहते हैं, इसलिए हम इन दो चीजों से हम इसलिए कहते हैं इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये आपका पार्ट 2 था। आपकी वीडियो क्या हो जाती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका आज क्या आता है, ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है आज, चैप्टर 1। हम चैप्टर 2 की वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। ऐसे हम अपने सिलेबस को क्या करते रहेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते रहेंगे। आपके बोर्ड के पेपर्स के आने से पहले हमको रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन सीरीज भी करना है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हम इसमें चलते हैं, आप इसको क्या करते रहे, साथ में लिखते भी रहें, लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अपने अंदर एक माइंड मैप बना के ले चलें कि आपके अब क्या हुआ था चैप्टर में, अब क्या हुआ था। तो ऐसे अपना एक माइंड मैप अगर आपके में बन जाएगा ना हिस्ट्री में, कि जैसे जैसे कौन सा चैप्टर क्या है, क्या उसमें हुआ, तो आप अच्छे से पेपर में इमेजिनेशन से भी क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।